नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत 7 खबरों और दिलचस्प जानकारियों के साथ करते हैं। आज सबसे पहले 2 मोस्ट वांटेड बेगम पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। मुख्तार अंसारी की बेगम आफशा पर पुलिस ने इनाम बढ़ा दिया है। शाइस्ता भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताएंगे कि लेडी डॉन वाली अपराध की सत्ता अतीक और मुख्तार जैसे डॉन से भी खतरनाक क्यों होती है। आज अतीक के मर्डर पर राज खोलने वाली सीन प्रयागराज में कैमरों के सामने देखने को मिले। इस कत्ल के राज खोलने वाला एक कागज हमारे पास है। इसमें कत्ल के सीन का एक एक मूवमेंट दर्ज है। ये कागज सत्ता की प्रयागराज वाली कुंजी में देखिएगा। हम आपको अतीक के उस टॉर्चर रूम में भी लेकर चलेंगे जहां अतीक अपने शिकार को मारता नहीं था बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता था। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू बच्चों को जबरदस्ती जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। उन्हें धर्म बदलने को कहा जा रहा है। सवाल ये कि क्या ब्रिटेन अब बांग्लादेश बन रहा है। हिंदू फोबिया के खिलाफ सत्ता की ये सनातन कुंजी अवश्य देखिएगा। अगर आप केक, पेस्ट्री, समोसा, पिज्जा और बर्गर पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए। इनमें एक ऐसा खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है जो अमेरिकी राज्यों में बैन किया जा रहा है। अमेरिका में हुई इस कार्रवाई का रिश्ता सीधे आपकी नाश्ते और खाने वाली प्लेट से। सिर्फ एक शब्द, डिसमिस, और मोदी सरनेम केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत सेशन कोर्ट में खारिज हो गई। इससे थोड़ी देर बाद राहुल फिर चौंक गए क्योंकि शरद पवार और गौतम अडानी के बीच मीटिंग की खबर आ गई। अडानी पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे थे। 2 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। आपको याद होगा, पवार ने अडानी मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी मांग को गलत बताया था। तो हो सकता है अडानी ने पवार को थैंक यू भी कहा। हालांकि ये कयासी है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जिन ब्लू टिक धारी लोगों ने अब तक ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज अपने ब्लू टिक को जी भर के निहार लें, क्योंकि आज उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट जाएगा। अब ब्लू टिक बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं मिल पाएगा। और दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस रॉकेट स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट हो रहा है। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। इसके जरिए मंगल तक इंसान को पहुंचाने का सपना है। तो आपने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे खूंखार, खतरनाक, असल जिंदगी के खलनायकों का नाम सुना होगा। इनके अपराध की कुंडली आपने देखी होगी। घातक हथियारों और खूनी खेल वाली कहानी भी सुनी होगी। लेकिन आज सत्ता में बात होगी खूनी लेडी डॉन की, जो अपराध की दुनिया में किसी भी मोर्चे पर, किसी भी फ्रंट पर मेल डॉन से कम दुर्दांत नहीं रही। ये बात अलग है कि लेडी डॉन का कनेक्शन कहीं ना कहीं मेल माफिया से जरूर रहा है। सत्ता में सबसे पहले बात 2 लेडी डॉन की, जिनकी चर्चा पिछले 24 घंटे से पूरे देश में हो रही है। जिनके जुर्म की कहानी पर इस वक्त आप कहें तो हर किसी की जुबान पर ये नाम चढ़े हुए हैं। और पहला नाम है इसमें यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बेगम आफशा अंसारी का, जो फिर से सुर्खियों में है। गाजीपुर पुलिस ने आफशा अंसारी पर घोषित इनाम की राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रही है। दूसरा नाम हाल ही में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का है, जो पिछले 41 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही है, जिसके पास से अतीक अहमद के कई अहम राज हैं। पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। मुख्तार अंसारी का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से मुख्तार अंसारी पर कानून का हथौड़ा चला है, उसके बाद से अपराध की नींव पर बने उसके काले साम्राज्य और कारोबार का जिम्मा उसकी पत्नी ने संभाल लिया है। जब से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, उसकी पत्नी लेडी डॉन आफशा अंसारी गैंग को चला रही है। आफशा पर गजल होटल लैंड डील में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसके अलावा नंदगंज में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड में आफशा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य के तौर पर चिन्हित है। कुछ मामलों में आफशा के साथ इसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने नामजद किया है। लेडी डॉन बनने के बाद आफशा अंसारी ने कई फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन कब्जाई। विकास और कंस्ट्रक्शन के नाम पर कंपनी बनाकर गलत तरीके से जमीन हथियाने में लेडी डॉन आफशा एक्सपर्ट है। आफशा अंसारी पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मामले दर्ज हैं। आफशा पर गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, नंदगंज, मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अवैध तरीके से जमीन कब्जाने में आफशा के साथियों में आतिफ रजा, अनवर शहजाद, रविंद्र नारायण, जाकिर हुसैन भी शामिल हैं।
पूर्वांचल के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसकी बेगम लेडी डॉन आफशा अंसारी की प्रॉपर्टी पर पुलिस की पैनी नजर है। किस तरह आफशा अंसारी पर पुलिस एक्शन ले रही है, ये अब आपको बताते हैं। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2022 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से आफशा अंसारी फरार है। पुलिस अब तक मुख्तार अंसारी साम्राज्य की 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त कर चुकी है। आफशा अंसारी की तलाश के लिए यूपी और दूसरे राज्यों में रेड डाली जा रही है। यूपी के लखनऊ, बांदा, चित्रकूट, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ में रेड डाली गई है। पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज को आफशा की जानकारी दे दी है। पुलिस को शक है कि आफशा अंसारी देश छोड़कर फरार हो सकती है। लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ ही आईबी को भी पुलिस ने लेटर लिखा है। ईडी और इनकम टैक्स विभाग की टीम भी आफशा अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। आफशा अंसारी न सिर्फ मुख्तार अंसारी के गैंग को अपने खुराफाती दिमाग से मजबूत करती रही है, बल्कि शातिर तरीके से पुलिस को भी चकमा देती रही है। लेडी डॉन आफशा अंसारी 1.5 साल से पुलिस को चकमा देने में कामयाब है। पुलिस के मुताबिक आफशा अंसारी लगातार बुरके में छिप कर रह रही है। पुलिस के हाथ आफशा अंसारी की एक फोटो लगी जिसमें वो बुरके में है। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए वो चश्मा पहनकर चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफशा के साथ बुरके वाला गैंग भी है। पुलिस को शक है कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी आफशा की मदद कर रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे माफिया मुख्तार की बेगम लेडी डॉन आफशा अंसारी पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। जेल में बंद होने के बाद उसके गैंग को उसकी पत्नी लेडी डॉन आफशा अंसारी चला रही है और पुलिस उनके पूरे नेक्सस को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रही है। ये उनके मऊ के इस घर को फिलहाल सरकार ने बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया है। ये जो 50,000 का इनाम किया गया है, ये वाराणसी रेंज के स्तर से किया गया है और कल ही मऊ पुलिस के स्तर पर एक नए मुकदमे में 25,000 का इनाम और किया गया है। तो कुल मिलाकर अब 75,000 का इनाम इनके ऊपर हो गया है। एक फर्म थी विकास कंस्ट्रक्शन करके, जिसके माध्यम से इन्होंने पूरा गिरोह बनाकर कई बेगुनाह, बेकसूर और गरीब लोगों की, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल थे, उनकी ज़मीनों का इनके द्वारा कब्जा किया गया। इनके खिलाफ NBW जारी किया गया। उसके बाद 82 CRPC यानी एब्सकॉन्डर की जो प्रक्रिया होती है, भगोड़ा घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका अनुपालन किया गया। माफिया परस्त सरकारें थी, माफिया परस्त सरकारों ने इन लोगों को परिचय दिया और इनकी पत्नियां, चूंकि नेटवर्क वही है, लोग वही हैं, तो आज यह नहीं तो पत्नी, पत्नी नहीं तो बेटा संभालेगा। और अब बात करते हैं एक और लेडी डॉन की, जो सालों तक पूर्वांचल के लोगों के लिए खौफ बनी रही और पिछले 1.5 महीने से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उस लेडी डॉन का नाम है शाइस्ता परवीन। मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, एक मामूली सिपाही की बेटी जिसने खुद सबसे खतरनाक माफिया से शादी की और जुर्म की दुनिया में उसकी भागीदार बन गई। 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन कौशाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिप रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता के साथ शूटर साबिर और अतीक की बहन आयशा नूरी भी है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन भी प्रयागराज में कुख्यात है। शाइस्ता की क्राइम कुंडली की बात करें तो किसी भी अपराध में आरोपी के रूप में नामित होने वाली शाइस्ता परवीन अपने परिवार की पहली महिला बनी। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में दर्ज एफआईआर में शाइस्ता का नाम है। शाइस्ता के खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। शाइस्ता परवीन पर एसटीएफ 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। कहा जा रहा है अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसका कारोबार संभालती थी। एसटीएफ को यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक शाइस्ता की संपत्ति की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ शाइस्ता की सारी संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। डॉन शाइस्ता परवीन के खौफ की कहानी हम आपको उमेश पाल की पत्नी की जुबानी सुनवा देते हैं।
जो न सिर्फ शाइस्ता के क्राइम के सारे पन्ने खोल रही हैं बल्कि रो रो कर अपनी दर्द भी बयां कर रही हैं। जी डर तो है। डर ऐसा है कि अतीक अहमद अशरफ ये ख़त्म हुए और आज उसकी पत्नी जो है बाहर है, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये सब बाहर है और कहीं ना कहीं इनका भी खौफ है तो ये भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज तक अतीक अहमद जेल में रह करके जो कार्रवाई करता था तो उसके कार्य को अंजाम देने वाली उसकी औरत रहती थी, तो वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर के कुछ भी काम कर सकती है। फिलहाल शाइस्ता की तलाश तेज हो चुकी है। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कि कैसे लेडी डॉन शाइस्ता की तलाश की जा रही है। शाइस्ता के बारे में हम लोग जब से ये वांछित हुई हैं तब से गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। इन सभी को अप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। वो परमानेंट नकाब में रहते हैं जिसका उसे फ़ायदा मिलता है। ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं लेकिन पुलिस से बचाने के लिए सफिशिएंट नहीं। अब हम अतीक अशरफ मर्डर केस में क्राइम सीन के रिक्रिएशन की बात करेंगे, लेकिन हम आपको वो नहीं बताएंगे जो आज सुबह से आपने तमाम टीवी चैनल्स पर देखा होगा। पुलिस की टीम देखी होगी, जांच आयोग के अधिकारी देखे होंगे, लोगों की भीड़ देखी होगी। अतीक के मर्डर का नाट्य रूपांतरण देखा होगा। मीडिया के कैमरों ने आपको बहुत कुछ दिखाया होगा, लेकिन एक बार भी किसी का ध्यान एक सफेद सबूत पर नहीं गया। ये सबूत वो पेपर था जो जांच अधिकारियों के हाथ में था। आज हमने न्यूज़ मित्रों के लिए उसी पेपर को डिकोड किया है, क्योंकि उसी पेपर में अतीक और अशरफ के मर्डर का एक एक मिनट लिखा हुआ है। और कैसे, ये हम आपको बताते हैं। हमने क्राइम सीन के इस सफ़ेद कागज़ को डिकोड करने के लिए आपके लिए 4 अलग अलग सीन तैयार किए हैं, जिसे हमने 4 भागों में बांट दिया है। आरोपी कैसे आए, जब अतीक अस्पताल पहुंचा, अतीक को कैसे घेरा और मर्डर के बाद क्या हुआ। तो हम आपको पहला सीन दिखाते हैं जिसमें शूटर्स किस रास्ते से आए और कैसे अस्पताल के बाहर पहुंचे। वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। रिक्रिएशन टीम के मुताबिक अब इस कागज़ में जो बनाया गया था उसे हमने अपनी बिग वॉल पे उतारा है और उसमें जब आप देखेंगे तो ये स्टेशन रोड है। इस स्टेशन रोड की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ एक डिवाइडर बना हुआ है और डिवाइडर के बाईं तरफ ही जो अपराधी थे वो आकर के उतरे थे। अब इनकी लोकेशंस को समझिए कि किस तरीके से लोकेशन थी। एक जो अपराधी था वो आरोपी बाहर खड़ा हुआ था जिसको हमने ए नाम दिया है। दूसरा आरोपी अंदर की तरफ था जिसको बी नाम दिया है हमने। और तीसरा जो था वो उसने छोटे गेट से एंट्री की थी। और ये जो मेन जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वही कॉल्विन हॉस्पिटल है जहां से अतीक को लेकर के लाया जा रहा था। उसको लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने इस गेट में आने से पहले ये जो छोटा गेट था यहीं पर उसको घेरा, और ना सिर्फ घेरा बल्कि तीनों तरफ से उसको घेर लिया और फिर हत्या को अंजाम दिया। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये लोग आरोपी आए कैसे। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसको घेरा। तो घेरने की जो स्थिति है वही मैं आपको बता रहा था कि ये जब इस तरफ से अतीक को लेकर आया गया तब उसे इन लोगों ने 3 तरफ से घेरा। यानी अतीक के आने से पहले तीनों शूटर्स अस्पताल पहुंच चुके थे और घात लगाकर अतीक और अशरफ को लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि जब अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल लाया गया तो क्या हुआ और कौन किस गेट से अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बड़े गेट पर अतीक अहमद की गाड़ी रुकी और फिर अतीक और अशरफ को बड़े गेट से अस्पताल लाया गया।
अब जो मैं पहले आपको वॉल दिखा रहा था, अब उसको थोड़ा सा और हम लोगों ने खोल करके आपको दिखा रहे हैं उस पूरी तस्वीर को। इसमें ये अस्पताल का बड़ा गेट है, ये अस्पताल का छोटा गेट है, और ये सब चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं आपको, वैसे तो आपने तस्वीरों में देखी, लेकिन जो आज पुलिस ने अपने कागज़ों में तैयार किया था उसे दिखा रहे हैं। और अतीक की जो एंट्री होनी थी वो अस्पताल के इस बड़े गेट से होनी थी। ये वो छोटा गेट है, यहाँ से यानी इसी छोटे गेट से जो आरोपी था वो अंदर घुसा। अतीक यहीं से अंदर आ रहा था, और जो अस्पताल में जाने का रास्ता है, जब आप इस बड़े गेट से जाएंगे तो सीधे होते हुए आप अस्पताल तक पहुंचेंगे, और यहाँ से अतीक को ले जाना था। यानी कि ये सीधे सीधे ऐसे आ करके यहाँ से होते हुए अस्पताल के अंदर अतीक की एंट्री करानी थी। यानी अब तीनों शूटर्स भी अस्पताल पहुंच चुके थे, जो कि हम आप इसमें दिखा चुके हैं। एक ने उस गेट से सीधे अंदर एंट्री कर ली थी, बाकी दो अपनी पोजीशन ले चुके थे। अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस अस्पताल लेकर आ चुकी थी, और अब हम आपको सबसे अहम सीन दिखाते हैं, अतीक को घेर कर कैसे मारा गया। बड़े गेट से अतीक को लेकर आया गया। ये देखिए, तीनों जने अपनी अपनी पोजीशन पे मौजूद थे। इस वाले बड़े गेट से ये दोनों पहुंचे, और ये पहला आरोपी था, बी दूसरा आरोपी और सी तीसरा। इन तीनों ने तीन तरफ से अतीक को घेरा और उसके बाद गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। अब आपको चौथा सीन भी दिखाते हैं, जब अतीक और अशरफ को मारा जा चुका था। जिस जगह पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उस वक्त की स्थिति भी आपको देख लीजिए। गोली लगने के बाद इस जगह पर दोनों जने यानी कि अतीक और अशरफ गिरे हुए थे। चूंकि ये लोग पत्रकार बनकर आए थे, इसलिए इनका कैमरा इस जगह पर गिरा हुआ था, और यहाँ पर बाइक गिरी हुई थी। हालांकि इस बाइक को लेकर के सस्पेंस आज खुला है। पुलिस के मुताबिक ये बाइक अस्पताल के कर्मचारियों की थी। तो दो बाइक देखिए, एक बाइक ये और एक बाइक ये दो बाइक यहाँ पर गिरी हुई थी। ये तमाम चीज़ें आपने उस दिन भी देखी होंगी, जब ये हत्याकांड हुआ था। उस वक्त सारी के सारे ये विजुअल्स आ रहे थे, लेकिन आज जो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो पुलिस ने जो आज रिक्रिएशन किया है सीन का, उसमें एक कागज़ था, और इसी कागज़ के ज़रिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। यानी आज कॉलविन अस्पताल पहुंचकर जांच आयोग और एफएसएल की टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ने वाला ऐसा सीन तैयार किया, जो इस हत्याकांड का हर एक राज खोलेगा। हर एक मिनट की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, जिसका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिला। लेकिन इस सीन के बाद बहुत से सवालों से सस्पेंस खत्म हो गया। हम आपको इस सीन की 5 ऐसी बड़ी बातें बताते हैं जो अतीक के मर्डर के पूरे सच का पर्दाफाश कर देंगी। इस सीन की पहला बड़ा पॉइंट है, अतीक और अशरफ दोनों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, और पहली गोली अतीक अहमद को मारी गई थी, जो कि वीडियो में दिखाई भी दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि वारदात के वक्त पुलिस ने बड़ी लापरवाही की थी। बेहद नजदीक होने के बाद भी वो शूटर्स की मौजूदगी को भांप नहीं पाई। तीसरी बड़ी बात, पुलिस के किसी भी कदम से पहले ही शूटर्स ने अपनी पिस्टल जमीन पर फेंककर हाथ खड़े कर दिए थे, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। चौथा पॉइंट, वारदात के बाद शूटर्स को उसी पुलिस की जीप से कस्टडी में पुलिस लाइंस भेजा गया, जिस जीप में बिठाकर अतीक और अशरफ को लाया गया था। और पांचवी सबसे अहम बात, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शूटर्स ने ना तो भागने की कोशिश की और ना ही पुलिस पर हमला किया। सीन रिक्रिएशन के दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस ने भी गोली चलाने की बात तो दूर, किसी भी शूटर पर पिस्टल तक नहीं तानी। यानी नाट्य रूपांतरण में यह क्लियर हो गया कि वारदात के वक्त पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हुए कतई नजर नहीं आई। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले ना तो सुना होगा ना ही देखा होगा। आज पहली बार हम आपको मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद का वो यातना कक्ष यानी टॉर्चर रूम दिखाने जा रहे हैं, जहां वो अपने शिकार को मारता नहीं था बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता था। गर्मी में कमरे में रूम हीटर चलाकर लोगों को बंद कर देता था, तो सर्दी में उन्हें बर्फ के पानी और बर्फ की सिल्लियों पर लिटा देता था। भूखा प्यासा रखता था, करंट देता था। पहली बार टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा अतीक के उसी यातना कक्ष तक पहुंचा है। इस पर हमने एक रील तैयार की है, पहले उसे देखिए। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये सबसे बड़ी सुरक्षित जगह अतीक अहमद के लिए, और ये उसका घर और ये उसका पुश्तैनी घर माना जाता है। यहीं पर उसकी वो तमाम तिजोरियां रहा करती थी जिसमें करोड़ों कैश हुआ करता था। जो बाहर से धमकी देकर उगाही करके पैसे आते थे, वो इसी घर में लाए जाते थे। और इसके साथ साथ यहीं पर वो टॉर्चर रूम बनाया गया था, जिसके मद्देनजर लोग
जिनसे उसको पैसे की वसूली करनी थी उनको लाया जाता था। यहीं पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता था। ये इलाका, ये जानवरों के लिए उसका इलाका था जहां पर उसके जानवर बांधे जाते थे। पहली नजर में जो यहां पर लाया जाता था, जिसको 1st डिग्री अगर कहे देने के लिए, उसे इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा हमारे मौजूद सूत्र और जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन्होंने ये दावा यहां पर मौके पर आकर किया है कि जानवरों के साथ उसको बांधा जाता था ताकि यहां पर जो गंदगी है, जो बदबू है, उसके बीच रखा जाए। पहले मारपीट नहीं की जाती थी। पहले जो 1st डिग्री का टॉर्चर था वो ऐसे दिया जाता था कि जानवरों के बीच अतीक अहमद उस शख्स को लाकर बांध देता था और यहां पर इसी कमरे में रखा रहता था। फिलहाल इस कमरे के बाहर देखिए ताला बंद है। ये पूरा जो इलाका है, जो फिलहाल इसकी छत को तोड़ दिया गया है, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके बगल का जो इलाका है, ये 3rd डिग्री टॉर्चर रूम है। यानी 1st डिग्री देने के बाद सीधा 3rd डिग्री। इस कमरे के अंदर ऐसा दावा किया जा रहा है, टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर छत लगाया गया था और उस काले अंधेरे कमरे में बिना लाइट, बिना पानी के रखा जाता था। कई तरह से टॉर्चर करने की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि डराने के लिए अतीक अहमद अपने कुत्तों का भी इस्तेमाल करता था। मतलब वो खूंखार कुत्ते जो विदेशी नस्ल के होते थे, उनको आपके कमरे में भूखे कुत्तों को छोड़ा जाता था और रह रहकर एक तरफ चेन पकड़ के इस तरह से छोड़कर बार बार ये डराने की कोशिश कि अगर हमने चेन छोड़ा तो ये कुत्ते तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। इस तरह की बात भी फिलहाल यहाँ पर सामने आ रही है। ऐसे इंतजाम किए गए थे जहां पर सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी यानी बर्फ के पानी से आपको नहलाया जाता था। यहां पर करंट का इंतजाम रखा गया था कि करंट के झटके दिए जाते थे, जानवरों से निचवाया जाता था और तो और बर्फ की सिल्ली पर भी लिटाने का यहां पर पूरा इंतजाम अतीक अहमद ने कर रखा था। इस तरह के छोटे छोटे होल दिए गए थे ताकि आप सांस ले सके। इसके अलावा सांस लेने का कोई रास्ता नहीं है। ना इस कमरे में बिजली होती थी, ना इस कमरे में पानी होता था, ना इस कमरे में पंखा होता था, ना इस कमरे में एयर कंडीशन होता था। सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा और उसके टॉर्चर का वो साजो सामान जो उसने एक एक करके इकट्ठा किया था। जिन्होंने उसके इस टॉर्चर को सहा है, वो ये कहानी बताते बताते रो पड़ते हैं। प्रयागराज में अतीक का ये वो घर है जो योगी के बुलडोजर की वजह से मिट्टी में मिल चुका है। यहाँ संवाददाता विपिन चौबे ने अतीक के यातना कक्ष के अलावा उस भूल भुलैया को भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जो दहशत और अपराध के दम पर खड़ी की गई, जिसमें बेहिसाब कमरे हैं, बेहिसाब दरवाजे हैं, जहां सीढ़ियों की भरमार है, मकान और जमीन के दस्तावेजों का अंबार है, जिसे अतीक ने अवैध तरीके से कब्जा करके लोगों की हत्या करके हासिल किया। पहली बार देखिए अतीक की वो भूल भुलैया जिसमें बैठकर वो पूर्वांचल को अपने एक एक फरमान से कंट्रोल करता था। जिस बिल्डिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसके ऑफिस था, लेकिन ये ऑफिस कम, इसको ऐसे तर्ज पर बनाया गया था जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। मतलब नीचे पे एक हॉल जिसमें हजारों लोग एक साथ आ सकते थे और ऊपर वो भूल भुलैया जिसका दरवाजा सिर्फ अतीक अहमद को पता था कि कहां से घुसना है, कहां निकलना है, कहां बैठना है और कहां कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। आप इस घर में देखेंगे इतने दरवाजे हैं कि किस दरवाजे से कहां निकलना है, कौन सा दरवाजा कहां निकलता है, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। इस दरवाजे से आप दाखिल हुए और इसके ठीक बाद इसके बगल में दरवाजा, उसके बगल में दरवाजा, दाएं दरवाजा, बाएं दरवाजा, इतने दरवाजे हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं होंगे। एक दरवाजा देखा, दो दरवाजा देखा और इसके बाद भूल भुलैया की वो तस्वीर जो अब तक आपने कैमरे पर नहीं देखी होगी। अब आप देखिए, खूब अंधेरे के बीच तहखानों को जाता वो रास्ता जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये रास्ता ऊपर जाता है। एक घर में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं, आप अंदाजा लगाइए। 3 से 5 सीढ़ियां अतीक अहमद ने अपने इस किले नुमे मकान में बनवाया है, जिसकी एक सीढ़ी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब दूसरी सीढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं और ये उस भूल भुलैया की तरफ जाता है जिस भूल भुलैया की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये दरवाजा खोलते ही उस हॉल की तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये सबसे पहले देखिए उस हॉल की तस्वीर जहां पर अतीक अहमद का दरबार लगा रहता था। यहीं पर अतीक अहमद का सोफा लगता था और सोफे के सामने जनता भरी रहती थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर आती थी। पहली बार कैमरे पर देखिए, यहां से आप इस सीढ़ी से दाखिल होंगे तो आप इस किचन में आते हैं। किचन से ये दरवाजा जो है, इसके ठीक बगल में एक दरवाजा है, वो आपको इस कमरे में ले जाता है। इस कमरे में भी 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर और दूसरा दरवाजा इधर, और इसके बाद एक दरवाजा और।
एक एक कमरे में 3-3 दरवाजे, यानी कभी रेड हो जाए और अतीक अहमद अगर इस घर में मौजूद हो तो वो कब कहां से किधर से निकल जाए इसका अंदाजा उसको भी नहीं लगता था। और इसीलिए इस तरह से राजदार बना ये मकान बनवाया गया। ये फाइलें नहीं हैं बल्कि उन अकूत संपत्ति जो लोगों से जबरन लिखवाई गई, कट्टे के बंदूक के नोक पर लिखवाई गई, जबरन खरीदी गई, उन तमाम संपत्तियों का दस्तावेज और उसकी तस्दीक करती हुई ये रजिस्ट्री के कागज जो आपको हम इस बार कैमरे पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे करोड़ों की कीमत के जो मकान थे, जमीन थे, खेत थे, दुकान थे, उनको कैसे अपने चाकू की नोक पर लिखवा लेता था। और सत्ता में अब बात हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही नफरत वाली सत्ता की। इस खबर की जड़ में है ब्रिटेन के 1000 स्कूलों से आई एक चिंताजनक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के पन्ने पलटने से पहले एक जरूरी सवाल ये कि क्या ब्रिटेन हिंदुओं के लिए नया बांग्लादेश बनता जा रहा है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू फोबिया फैलाया गया, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे होते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी पिछले कुछ महीनों में हिंदू विरोधी दंगे हुए। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, उसी तरीके से कुछ समय पहले लेस्टर में हिंदू मंदिर पर हमले हुए थे। ब्रिटेन में हिंदू बच्चों पर बीफ फेंका जाता है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों को पढ़ने, देखने और सुनने का दबाव बनाया जाता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी हिंदू बच्चों पर जाकिर नाइक के वीडियोस देखने का दबाव बनाया जा रहा है। ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में हिंदू फोबिया फैलाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जाकिर नाइक कट्टरपंथियों के इस काम का सबसे बड़ा नायक है। वो हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है, जिसके कारण अब स्कूल से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है उन पर। ब्रिटेन में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ पिछले कुछ समय में नफरत बढ़ी है, उस पर ब्रिटेन में आतंकवाद विरोधी संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी की ओर से एक स्टडी की गई। इस स्टडी में जो बातें सामने आई वो ब्रिटेन में कट्टरपंथियों की बढ़ती सत्ता का सबूत है, जो बहुत खतरनाक है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट को एंटी हिंदू हेट इन स्कूल्स का नाम दिया है। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन में हिंदुओं की हालत पर चिंताजनक और इस्लामिक कट्टरपंथियों पर खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बता देता हूँ। ब्रिटेन के स्कूल में हिंदू बच्चों पर बीफ फेंकने की घटना हुई। हिंदू बच्चों को काफिर कहा गया। धर्म नहीं बदलने पर नरक जाने की बात कही गई। हिंदू बच्चों को कहा गया कि मुसलमान बन जाओ, जिंदगी भर मौज करोगे। हिंदुओं के शाकाहारी होने का मजाक उड़ाया जाता है। देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। और तो और धर्म बदलने के लिए जाकिर नाइक का वीडियो देखने के लिए भी मजबूर किया जाता है। वो जाकिर नाइक जो आतंकवाद की फैक्ट्री तैयार करता है, मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काता है, भारत का मोस्ट वांटेड और भगोड़ा है, वो ब्रिटेन के कट्टरपंथी मुस्लिमों का इतना फेवरेट है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों पर उसके वीडियो देखने का दबाव बनाया जा रहा है। सोचिए ब्रिटेन में कट्टरपंथ किस तरीके से एक एक सीढ़ी ऊपर की ओर लगातार चढ़ रहा है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने एंटी हिंदू हेट इन स्कूल्स के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 1000 स्कूलों के 988 हिंदू माता पिता से बात की। हेनरी जैक्सन सोसाइटी में रिसर्च फेलो श्लॉट लिटिलवुड, एजुकेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषि हांडा और बेरोनस वर्मा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन लोगों का सर्वे किया गया है, उनमें से 51% हिंदू परिवारों ने माना कि उनके बच्चों ने स्कूलों में हिंदू विरोधी नफरत का सामना किया है। सर्वे में शामिल 1% से भी कम स्कूलों ने बीते 5 सालों में हिंदू विरोधी घटनाओं की सूचना दी। भेदभाव की घटनाओं के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। 19% परिवार वालों ने माना कि स्कूल हिंदू विरोधी नफरती घटनाओं को पहचानने में सक्षम है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इस सर्वे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे संकेत भी मिल रहे हैं कि ब्रिटेन पूरी तरीके से कट्टरपंथ का शिकार बन सकता है और हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। इस सर्वे में शामिल एक परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को स्कूल में हिंदू विरोधी अपशब्द कहे गए, उनकी बेटी को धमकाया गया और हिंदू होने की वजह से उस पर क्लास में बीफ फेंक दिया गया। एक परिवार ने बताया कि माथे पर तिलक लगे होने की वजह से उनके बेटे को स्कूल में इतना प्रताड़ित किया गया कि अब वो स्कूल जाना नहीं चाहता। उनका दावा है कि पिछले कुछ सालों में वो ईस्ट लंदन में ही 3 बार अपने बच्चे का स्कूल बदल चुके हैं। ब्रिटेन में हिंदू बच्चों के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव पर हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र करण कटारिया से बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में हिंदू फोबिया बढ़ा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो अपनी सनातन संस्कृति, जो
चिरंतन संस्कृति है, तो ये इसके ऊपर जो एक नैरेटिव इसके विरोध में बिल्ड किया जा रहा है, ये रिपोर्ट एक उजागर करती है और एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन को दर्शाती है कि विद्यालय जो कि शिक्षा का, संस्कार का केंद्र होने चाहिए, वो किस प्रकार से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने का कार्य कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो देखिए, मेरे हाथ में वही रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, और ये रिपोर्ट है एंटी हिंदू हेट इन स्कूल्स। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं जो मैं आपको बता भी रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं जो इसमें कहा गया है। माई चाइल्ड वॉन्ट टू स्कूल विद अ रिलीजियस सिंबल ऑन हिज फोरहेड, ही वॉज बुल्ड विद until he no longer wanted to attend school. Over the years we have had to change his school 3 times within East London, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से 3 बार इस बच्चे का स्कूल बदला गया। इसके अलावा भी we have not been given a holiday on Diwali on several occasions while Muslim peoples are given 3 Eid holidays। बहुत सारे इस तरीके की बातें यहाँ पर सबूत के तौर पर लिखी गई हैं। ये जो रिपोर्ट है, हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने एंटी हिंदू हेट इन स्कूल्स नाम की इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि एक बच्चे को परेशान किया गया और कहा गया कि यदि वो मुसलमान बन जाता है तो उसका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, यदि आप जन्नत जाना चाहते हैं आपको इस्लाम में आना होगा। उस बच्चे से ये भी कहा गया कि मुस्लिमों के फूड चेन के निचले भाग में हिंदू शाकाहारी हैं, हम आपको खा जाएंगे। सोचिए कि जो बात पढ़कर इतनी खतरनाक लग रही है, जब एक मासूम बच्चे को स्कूल के अंदर ये सब बातें कही गई होंगी तो उस पर क्या बीती होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ब्रिटेन में हिंदूफोबिया अचानक से बढ़ा है। 2014 से पहले हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं बहुत कम होती थी। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिंदू विरोधी घटनाओं में और ज्यादा तेजी आई है। पिछले साल भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत के बाद कट्टरपंथियों ने लेस्टर में दंगा किया, हिंदू मंदिरों पर हमला किया। इसके बाद से हिंदूफोबिया फैलाने का काम बहुत तेजी से हो गया। कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। उन्हें परेशान करना, उनका अपमान करना इन कट्टरपंथियों के लिए सबसे आसान होता है। तो ब्रिटेन में हिंदू समुदाय के कई लोग ये शिकायत भी करते हैं कि त्योहारों के बीच बहुत महीन सा फर्क करके भी हिंदूफोबिया का एजेंडा कई बार आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। दूसरे धर्मों के त्योहारों पर बड़ा जश्न कर देना और दिवाली के जश्न को कमतर कर देना, ऐसी कई चालाकियां ब्रिटेन के हिंदू समुदाय ने पकड़ी हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर भी आई थी जब पाकिस्तान मूल के लंदन के मेयर सादिक खान ने रमजान के शुरू होने पर पूरे लंदन में जश्न का ऐलान किया था। लंदन के बाजारों को सजाया भी गया था, लोगों से जश्न में शामिल होने की अपील की गई थी। किसी त्योहार पर ऐसी अपील करना अच्छी बात है, इससे माहौल उत्सव वाला हो जाता है, लेकिन त्योहारों के बीच सेलेक्टिव होकर फर्क करने से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर एक तरीके का मानसिक और सांस्कृतिक दबाव बनता है। तो ये रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या ब्रिटेन बांग्लादेश बन गया है। लेकिन इस सब के बीच में देखिए वक्त खत्म हो चुका है और हम अपने न्यूज़ मित्रों से यही न्यूज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।